अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। ड्राइंग रूम में एक ही तरफ डाइनिंग टेबल लगी हुई थी। हमने डाइनिंग टेबल पर बैठकर रात का खाना खाया। खाना वाकई बड़ा लजीज था। इसके बाद कश्मीरी कहवा पिया। मैंने असल बात छेड़ दी और कहा, वर्षा रानी, मेरा ख्याल है अब तुम्हें वो राज बता देना चाहिए जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ रात रहने पर मजबूर किया है। वो हंसकर बोली, महाराज, वो राज तो मैं इस वक्त बताऊंगी जब आधी रात गुजर जाएगी। मैंने जरा सख्ती से कहा, तुम क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो वर्षा। वो हाथ बांध कर बोली, महाराज मुझे क्षमा कर दें, मगर मैंने भगवान को हाथ नाज़िर जानकर कसम खाई थी कि अपने हामिद का राज इस वक्त बताऊंगी जब रात आधी गुजर जाएगी। इस वक्त मुझ पर पाप नहीं लगेगा। अजीब दिल एतकाद औरत थी, यहाँ भी वो देवताओं को बीच में ले आई थी। मैंने दिल में सोचा, चलो ठीक है, मुझे तो रात यहीं रहना है, अब नहीं बताती, 3-4 घंटों बाद बता देगी। मैंने कहवा पीने के बाद कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। इसके बाद रात को मैं उठकर मुझे तपस्या भी करनी होगी। वो बड़ी शौकी से बोली, महाराज, आज रात आप हमारे बेडरूम में सोएंगे। फिर फौरन ही कहने लगी, घबराए नहीं महाराज, मैं कालीन पर या सोफे पर सो जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप बेडरूम में सोएं ताकि हमारे बेडरूम के पाप भी झड़ जाएं और वो पवित्र हो जाए। मुझे जिस तरह कह रही थी मैं इस तरह करने पर मजबूर। मैंने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे बेडरूम में ही सो जाएंगे। वो मुझे बेडरूम में ले गई। बेडरूम में सिर्फ कोने वाले टेबल लैंप जल रहा था जिसकी रोशनी बड़ी मध्यम और खौफअंगेज थी। फिजा अंग्रेजी परफ्यूम की खुशबू से लबरेज थी। डबल बेड पर बिस्तर लगा हुआ था, तो कंबल तह करके रखे हुए थे। आतिशदान में आग के बजाय बिजली का हीटर जल रहा था। फिजा गर्म और खुशबूदार और रोमान अंगेज थी। मैं बिस्तर पर टेक लगाकर बैठ गया। वर्षा रानी ने मेरे जूते और त्रिशूल कोने में जाकर रख दिए। वो बिस्तर के किनारे बैठ गई और कहने लगी, महाराज, मैंने पढ़ा है कि आकाश के देवता जब किसी देवी पर खुश होते हैं तो खुद भी सोमरस पीते हैं और देवी को भी सोमरस पिलाते हैं और फिर खुशी से रक्स करते हैं। महाराज, आप भी मेरे लिए आकाश के देवता हैं। मैं आपकी दासी हूँ, मुझे अपनी देवी बना लें। मैं जन्म जन्म आपकी दासी बनकर रहूंगी। मैं सोमरस लाती हूँ, आप भी पिए और मुझे भी अपने हाथ से पिलाते जाएं। मेरे जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे। ये औरत हद से आगे जा रही थी, जो मैं नहीं चाहता था, और फिर अभी तक इसने मुझे वो राज भी नहीं बताया था जिसकी खातिर मेरे साथ ड्रामा खेल रहा था। शराब से मुझे नफरत थी और गैर औरत मेरे लिए हराम थी। वो उठ कर गई और मारी से स्कॉच की बोतल और शीशे के 2 गिलास उठा लाई। मैंने इसी वक्त एक्शन का फैसला कर लिया। मैं पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गया और जलाली आवाज के साथ बोला, सुन वर्षा सुन, अर्जुन सिंह की पत्नी सुन, तेरे दिल में जो बुरा ख्याल पैदा हो गया है इसे दिल से निकाल दे। अगर तूने ऐसा ना किया तो याद रख, अग्नि सांप अभी जमीन के अंदर से निकल कर आएगा और तुझे डस लेगा। फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। इस शराब की बोतल को वहीं अलमारी में जाकर रख दे। वर्षा डर गई। इस वक्त शराब की बोतल अलमारी में रखती और हाथ जोड़कर मेरे सामने कालीन पर बैठ गई। महाराज, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे भूल हो गई है। मैं ऐसा ख्याल फिर कभी अपने दिल में नहीं लाऊंगी। मैं इसी वक्त सोचने लगा कि वाकई अगर मैं साधु सन्यासी के भेष में ना होता तो अपने मिशन में कभी कामयाब नहीं हो सकता था। मैंने बाजू ऊपर उठाकर एक श्लोक पढ़ा और कहा, मेजर अर्जुन सिंह की पत्नी, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सिर्फ तेरी भलाई के लिए, तेरी जान बचाने के लिए कर रहा हूँ, और तू मेरी तपस्या भंग करना चाहती है। वो तो रोने लगी। महाराज, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। मैंने कहा, सुन वर्षा रानी, तुझे अपने पति की इज्जत का ख्याल होना चाहिए। अगर तूने अपने पति को धोखा दिया और इसकी इज्जत का पट्टा लगाया तो याद रख, अगले जन्म में तू नागन बनकर पैदा होगी और 1 करोड़ साल तक नागन का ही जन्म लेती रहेगी। मेरी इन बातों ने वर्षा पर डरता तारी कर दिया। वो खौफ से कांपने लगी। तब मैंने तसल्ली दी और कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा था। तू बुराई और पाप के रास्ते पर चल पड़ी थी, मगर वापस आ गई है। देवताओं ने तुझे माफ कर दिया है। अब मेरी बात गौर से सुन। अग्नि सांप तुझे डसने के लिए मंसूबे बना रहा है। मुझे फौरन बता के जहां तेरा दुश्मन सांप जमीन के नीचे मौजूद है वहां तक जाने का खुफिया रास्ता कौन सा है, और तुम्हारे पति मेजर अर्जुन सिंह ने तुम्हें क्या बताया है। मेजर की बीवी सीधे रास्ते पर आ गई थी। कहने लगी, महाराज, अर्जुन जी ने मुझे बताया है कि अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट का एक ही इमरजेंसी रास्ता है। ये इसलिए बनाया गया है कि अगर वहां हंगामी हालात पैदा हो जाएं, गैस लीक करने लगे या आग लग जाए, तो लोग इसी रास्ते से बाहर निकल सके। मैंने पूछा, वो रास्ता किस जगह पर है। इसके बाद डोगरा मेजर की बीवी ने बड़ी तफसील के साथ राज की वो सारी बातें बयान कर दी जो इसके खामिद ने इसे बताई थी। आपको ये सारी तफसीलात बताने की जरूरत नहीं है। जब मैं और कमांडो शेरबाज कमांडो ऑपरेशन पर निकलेंगे तो आपको खुद ब खुद सारी तफसीलात मालूम हो जाएंगी। अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट के इमरजेंसी दरवाजे के बारे में भी इल्म हो जाएगा। इसने मुझे ये भी बताया था कि अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में 3 कमरे सिर्फ कश्मीरी जरूरतपरस्तों से पूछताछ करने के लिए मखसूस किए गए हैं। इनमें टॉर्चर सेल हैं। एक में 3 कश्मीरी कैद हैं और दूसरे कमरे में 4 कश्मीरी मुजाहिद बंद हैं। ये लोग 3 माह से वहां कैदो बंद और टॉर्चर की अजियतें बर्दाश्त कर रहे हैं। इनके बारे में इंटेलिजेंस ने यह मशहूर कर रखा है कि 4 मुजाहिद और 3 कश्मीरी औरतें एक फौजी झड़प में मारे गए हैं। ये तीनों कमरे प्रोजेक्ट की सुरंग में मैं देख चुका था जब मैं मेजर अर्जुन सिंह के साथ अग्निस्तान की तलाश में वहां से गुजरा था। मुझे एक औरत और 2 मर्दों के कराहने की आवाज सुनाई दी थी। जब मैंने सारी मालूमात हासिल कर ली तो डोगरा मेजर की बीवी वर्षा सिंह से कहा,
वर्षा, अगर तुम्हारे पति देव ने तुम्हें कोई और बात बताई है तो वो भी मुझे बता दो, ताकि मैं तुम्हारे दुश्मन अगली शाम का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार होकर जाऊं। वर्षा बड़े अदब से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, पति देव ने जो कुछ बताया था वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अर्जुन जी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने कहा, बस ठीक है, अब तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं कल रात आधी रात के बाद अग्नि शाम को मारने के लिए निकल पड़ूंगा। इस दफा दुश्मन शाम मेरे हाथ से नहीं बच सकेगा। मैं इसे हलाक करके इसके टुकड़े लाकर तुम्हें दिखाऊंगा। महाराज, आप भगवान के अवतार हैं, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं बोलूंगी। इस वक्त रात काफी गहरी हो गई थी। इतनी सख्त सर्दी और बर्फबारी में वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने वर्षा से कहा, अब तुम यहाँ अपने बेडरूम में आराम करो, हम ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर आराम करेंगे। वर्षा जल्दी से उठकर अदब से खड़ी हो गई। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वो मेरे पीछे पीछे आई। ड्राइंग रूम में भी बिजली का हीटर चल रहा था। मैं सोफे पर लेट गया। वर्षा ने मुझ पर अलमारी में से कंबल निकालकर डाल दिया। मेरे पांव बड़े एहतराम से छूकर कमरे से निकल गई। इसके बाद मैं भी सो गया। अगले रोज मैं मुंह अंधेरे अपनी कमी गाह में पहुंच गया। कमांडो शेरबाज दिन के 10 बजे आया। मैंने इसे सारी तफसीलात बयान कर दी। वो बड़ा खुश हुआ। अंडरग्राउंड फौजी प्रोजेक्ट का इमरजेंसी गेट का इसे भी इल्म नहीं था। यही एक राहदारी थी जहां से हम जेर जमीन सुरंग में दाखिल हो सकते थे। कमांडो शेरबाज कहने लगा, हमारे मिशन सबसे पहले जेर जमीन तहखानों में कैदोबंद की अज़ियतें बर्दाश्त करने वाले अपने मुजाहिदों और मुजाहिद खवातीन को निकालना होगा। इसके बाद हम वहां पर मौजूद असाबी गैस के जखीरे को तबाह करेंगे। मैंने खदशे का इजहार करते हुए कहा, क्या गैस के जखीरे को तबाह करके इस सारे इलाके में हलाकत खेज गैस नहीं फैल जाएगी? कमांडो कहने लगा, अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में हम गैस के सिलेंडरों को या जिन कंटेनर में भी असाबी गैस जिस हालत में मौजूद है इस तरह तबाह करेंगे कि ऊपर की सारी जमीन एकदम नीचे बैठ जाए और गैस का जखीरा जमीन में हमेशा के लिए दफन हो जाए। इस तरह दब जाने से गैस बाहर नहीं आ सकेगी। मैं सोच में पड़ गया। धमाका खेज टेक्निक की थोड़ी बहुत महारत मैं भी रखता था। मैंने शेरबाज से कहा, शेरबाज, इसके लिए तो हमें जेर जमीन सुरंगों में कई जगहों पर इंतहाई धमाका खेज बारूदी सुरंगें लगानी पड़ेंगी। इन सबको तारों के जरिए एक दूसरे से मुंसलिक करना होगा ताकि बटन दबाने से सारा धमाका खेज मवाद एक साथ फटकर तमाम अंडरग्राउंड सुरंग एक साथ बैठ जाए। हमारा शेरबाज कहने लगा, हमारे पास इस किस्म का एक माहिर मुजाहिद मौजूद है। इसके पास इंतहाई जदीद टेक्निकल सामान भी मिल जाएगा। ये सारा सामान जिसमें रिमोट कंट्रोल डायनामाइट के जबरदस्त धमाका पैदा करने वाली स्किटें भी होंगी। हमने इन फौजी कैंपों में छापा मारकर हासिल की थी। हमें सिर्फ जमीन के नीचे सुरंगों और कमरों और दरवाजों के मेहराबों में बारूदी सुरंग लगानी होंगी। इन्हें एक दूसरे से तारों के जरिए मुंसलिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा काम रिमोट कंट्रोल करेगा। रिमोट कंट्रोल का बटन दबाने से सुरंगें एक ही दम फट जाएंगी और वहीं बैठ जाएंगे। इसके साथ ही प्रोजेक्ट का सारा अमला और गैस का सारा जखीरा जो वहां पर मौजूद होगा करोड़ों मन मट्टी के नीचे दफन हो जाएगा। लेकिन यह हमारा दूसरा मिशन होगा। रिमोट कंट्रोल का बटन दबाने से सुरंगें एक ही दफा फटकर बैठ जाएंगी और इसके साथ ही प्रोजेक्ट का सारा अमला और गैस का सारा जखीरा जो वहां पर मौजूद होगा करोड़ों मन मट्टी के नीचे दफन हो जाएगा। लेकिन यह हमारा दूसरा मिशन होगा। पहला मिशन ये होगा कि हम अपने मुजाहिदों को वहां से निकाल लें। मैंने इससे पूछा, इसके लिए भी हमें इंतहाई एहतियात से कोई हिकमत अमली तैयार करनी पड़ेगी? शेरबाज कहने लगा, एहतियात सिर्फ इतनी करनी पड़ेगी कि जब तक हमारे मुजाहिद जमीन दोस्त तहखानों से बाहर निकलकर रूपोश नहीं हो जाते वहां किसी को कानो कान खबर ना हो, क्योंकि रात के वक्त भी वहां संतरी गार्ड्स मौजूद होंगे और ये कोई आम चौकीदार नहीं होंगे बल्कि तरबियत याफ्ता फौजी होंगे। मैंने कहा, हम दोनों इस मिशन पर जाएंगे या हमारे साथ कोई और भी कमांडो होगा? शेरबाज कहने लगा, हमारे साथ सिर्फ कमांडो मुजाहिद भट्ट होगा। वो तजुर्बेकार कश्मीरी कमांडो है और इससे पहले कई मिशन पर हमारे साथ जा चुका है। मैंने शेरबाज से कहा, तो फिर हमें इस कमांडो ऑपरेशन में देर नहीं करनी चाहिए। इस वक्त अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट का इंचार्ज मेजर अर्जुन सिंह भी कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने दिल्ली गया हुआ है। इसकी बीवी कह रही थी कि इसे वहाँ 4-5 दिन लग जाएंगे। हमें इसकी अदम मौजूदगी का फायदा उठाकर दोनों मिशन मुकम्मल कर लेने चाहिए। कमांडो शेरबाज एक लम्हे के लिए कुछ सोचने लगा, फिर बोला, हमें सबसे पहले खुद रात की तारीकी में जाकर इमरजेंसी गेट और इसके आसपास के माहौल का जायजा लेना होगा, क्योंकि जब तक सारी जगह का नक्शा हमें मालूम नहीं होगा हम कोई कदम नहीं उठा सकेंगे। मैंने कहा, यह काम हमें आज ही कर लेना चाहिए। शेरबाज कहने लगा, हमें इस रैकी मिशन पर दिन के वक्त जाना होगा ताकि जिस मकाम से हमें अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में दाखिल होना है इसे दिन की रोशनी में अच्छी तरह से देख लें। मैंने इसके जवाब में कहा, लेकिन वहां तो फौज का सख्त पहरा होता है। एक फरलांग तक किसी सिविलियन को इस इलाके में आने की इजाजत नहीं है। हम वहां गए तो पकड़े जाएंगे। शेरबाज बोला, इसके लिए हमें कोई भेस बदलना पड़ेगा, या तो हम डोगरा फौजी बनकर जाएंगे। अगर हम डोगरा फौजी बनकर गए तो जाहिर है हमें कुछ मालूम नहीं है कि वहाँ किस रेजिमेंट के फौजी जवान मौजूद हैं। अगर ये मालूम भी हो जाए तब भी खतरा है कि हम अजनबी होंगे, हमसे पूछ कुछ हो सकती है। मैंने कहा, तो फिर किसी सिविलियन भेस में जाते हैं। शेरबाज बोला, वहाँ तो एक फरलांग तक कोई सिविलियन दाखिल नहीं हो सकता, हम वहाँ कैसे जाएंगे? मैंने कहा, एक फिर यही तरीका हो सकता है और वो ये है कि तुम यहीं ठहरोगे। मैं अपने साधुओं वाले भेस में वहाँ जाऊँगा। किसी फौजी ने पकड़ा तो कह दूंगा कि जड़ी बूटियों की तलाश में हूँ। वैसे भी जोगुओं से फौजी भी डरते हैं कि इनसे ज़्यादा बात की तो वो कोई बद्दुआ ना दे दें।
काफ़ी देर तक हम अपनी स्कीम पर गौर करते रहे। आखिर यही फैसला हुआ कि मैं तीसरे पहर अंडरग्राउंड फौजी प्रोजेक्ट के इमरजेंसी गेट की तरफ जाऊंगा और खुद ही इस जगह का मुशाहिदा करूंगा जहाँ से हमें रात की तारीकी में जमी 2 सुरंगों में दाखिल होना था। सारा दिन मैं और शेरबाज कमी गाह के तहखाने में ही रहे। तीसरे पहर मैंने साधुओं वाले कपड़े पहने, हाथ में तरशोल पकड़ा, कंधे पर गैरू रंग का ही गर्म कंबल डाला, सर पर इसी रंग की यूनी टोपी पहनी और जो जगह मेजर की बीवी ने मुझे बताई थी कि वहाँ इमरजेंसी दरवाजे की राहदारी है, इस तरफ रवाना हो गया। रात और दिन को भी बर्फबारी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से कई जगहों पर बर्फ पिघल चुकी थी, सड़कों पर से बर्फ हटा दी गई थी। शहर में ट्रैफिक जारी थी। खुफिया प्रोजेक्ट शहर के बाहर छोटी बड़ी पहाड़ियों के दरमियान में था। मैंने एक मोटर रिक्शा पकड़ा और अपने टारगेट से काफी पीछे रिक्शा छोड़ दिया। यहाँ से रुककर मैंने सामने वाले छोटे पहाड़ी टीलों को गौर से देखा, जिसकी दूसरी जानिब वादी में अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट का कैंप था। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, कश्मीर में भारतीय फौज ने इस प्रोजेक्ट को खुफिया रखने की कोशिश की थी और वहाँ ना तो कोई फौजी कैंप लगाया गया था, ना ज़ाहिरी तौर पर कोई फौजी गार्ड ही रखे गए थे। अगरचे मेजर की बीवी की ज़बानी मुझे मालूम हो गया था कि जहाँ से बड़ा दरवाज़ा ज़मीन के अंदर जाता है, वहाँ दोनों जानिब ऊपर टीले पर मशीन गन के मोर्चे बने हुए हैं। और डोगरा मेजर जब मुझे लेकर इस प्रोजेक्ट में गया था तो मशीन गन की इन पगडंडियों में मैंने करीब से भी देखा था। भारतीय फौज की हाईकमांड इस हिसाबी गैस तैयार करने वाले प्रोजेक्ट के बारे में खुसूसी तौर पर बड़ी राजदारी से काम ले रही थी। बाहर से कोई फौजी चलता फिरता दिखाई नहीं देता था, लेकिन चारों तरफ टीलों की ढलवाओं पर मशीन गनों के मोर्चे बने हुए थे, जिनमें बैठे फौजी हर वक्त इलाके में दूरबीनों से निगाह रखते थे कि कोई बाहर का आदमी वहां ना आ जाए। मैं साधु बनकर वहां आया था, मुझे छुपने की जरूरत ही नहीं थी। इसके बावजूद एहतियात से काम ले रहा था और प्रोजेक्ट के सामने की जानिब से आने के बजाय मैं पीछे की जानिब पे टीलों की चढ़ाई चढ़ने लगा। ढलान पर कहीं कहीं सफेद बर्फ जमी हुई थी, दरख्तों पर भी बर्फ नजर आ रही थी। इर्द गिर्द कोई आदमी नहीं था, कहीं कोई बकरी या चरवाहे वाला भी दिखाई नहीं दे रहा था। डोगरा मेजर की बीवी ने मुझे बताया था कि अकबी टीले की दूसरी जानिब नीचे बाएं तरफ चिनार के 3 दरख्त साथ साथ खड़े हैं। इनके पीछे एक ऊंचा टिब्बा है। इस टिब्बे के नीचे प्रोजेक्ट का इमरजेंसी रास्ता है। इसने बताया था कि ज़ेर ज़मीन से आने वाले रास्ते के दहाने पर कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ, मगर इसे दरख्तों की शाखों से ढांप भी दिया गया है ताकि किसी को मालूम न हो सके कि यहाँ कोई खुफिया रास्ता अंदर किसी सुरंग को जाता है। इसने ये भी बताया था कि इस इमरजेंसी दरवाजे पर दिन के वक्त और रात के वक्त सिर्फ एक फौजी सिपाही पहरा देता है, जो झाड़ियों में छुपकर बैठा होता है। मैं टीले के ऊपर आ गया था। मैंने दरवाजे की तरफ निगाह डाली तो मुझे नीचे कोई 100 कदम के फासले पर चिनार के 3 दरख्त साथ साथ खड़े दिखाई दिए। इन दरख्तों के ऊपर शाखों पर बर्फ जमी हुई थी। मुझे इन दरख्तों के अक में एक ऊंचा सा मिट्टी का टिब्बा दिखाई दिया। बकौल डोगरा मेजर की बीवी के इसी टिब्बे में ही इमरजेंसी दरवाजा था। मैं टीले की ढलान उतर कर चिनार के दरख्तों वाले टिब्बे के पहलू में आ गया। मैं ऐसी जगह पर था जहां से मुझे टिब्बे की दीवार में अंदर करके दरख्तों की शाखें नजर आ रही थी। साफ मालूम हो रहा था कि शाखें दरख्तों से काट कर यहाँ लगाई गई हैं ताकि इमरजेंसी दरवाजे को कैमोफ्लाज किया जाए, यानी छुपाया जा सके। मैं यहाँ मोहतात हो गया। मुझे बताया गया था कि यहाँ बदाहिर तो मुझे कोई फौजी संतरी पहरा देता नजर नहीं आएगा, लेकिन वो किसी न किसी जगह छुपकर पहरा दे रहा होगा और मेरी नकलो हरकत का जायजा ले रहा होगा। मैं साधुओं वाले भेस में था, तरशोल मेरे हाथ में था। मैंने ये किया, कभी किसी दरख्त की छाल तरशोल से उतार कर इसे सूंघने लगा, कभी झुककर जमीन पर से बर्फ नहीं जहाँ गिरी थी वहां घास या कोई जड़ी बूटी उखाड़ कर इसे गौर से देखने लगा। ये करते करते मैं टीले के नीचे टिब्बे के बिल्कुल करीब आ गया। अब मैंने साफ देख लिया था कि जहां दरख्तों की कटी हुई शाखों से दीवार सी बनी हुई थी, इसके पहलू में एक रास्ता अंदर जाता था। मुझे यही देखना था। मैं वापस टीले की तरफ चलने लगा तो अचानक एक तरफ से एक फौजी संतरी स्टीन गन लिए मेरे सामने आ गया। कौन हो तुम? इधर क्या कर रहे हो? मैंने ओलख निरंजन का नारा लगाया और कहा, बाबा लोग, हम साधु सन्यासी है, जड़ी बूटियों की तलाश करता इधर आया है। वो डोगरा फौजी मुझे गौर से ऊपर से नीचे देख रहा था। मैंने झूले में से झाड़ू की कुछ शाखें और पत्ते निकाल कर इसे दिखाए और कहा, ये देखो बच्चा, ये अगनतंत्री बूटी है। इसको पानी में भिगोकर 3 दिन पीने से आदमी के आधे सर का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मैंने दूसरी शाखे से दिखाई और कहा, यह यगन पतली बूटी है। इसको कूट कर छान कर रात को एक चुटकी दूध के साथ पी जाए तो आदमी की ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। डोगरा फौजी को यकीन हो गया कि मैं कोई खतरनाक आदमी नहीं हूँ, बल्कि सन्यासी ही हूँ। कहने लगा, महाराज तुम इस तरफ से चले जाओ, यहाँ किसी को आने का ऑर्डर नहीं है। ठीक है, अब तुम जाओ। मैंने मौके वारदात का मुआयना कर लिया था, मुझे वहाँ रुकने की जरूरत भी नहीं थी। ये भी मालूम हो गया था कि इमरजेंसी खुफिया दरवाजा करीब ही है। इसके करीब ही संतरी छुप कर पहरा देता है। दिन को ये फौजी था, रात को कोई दूसरा फौजी होता। इस 1 या 2 फौजी पर काबू पाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने ओलख निरंजन का नारा लगाकर कहा, राम भली करेगा बच्चा, और मैं वहां से चल दिया। मैं जिस रास्ते से वहां गया था, इसी रास्ते से वापस होता हुआ शहर को जाती सड़क पर आ गया। वहां से मैं एक तांगे में बैठा और इसी जगह पर उतर गया जहां से हमारी खुफिया अंडरग्राउंड कमी गाह ज्यादा दूर नहीं थी। मैंने शेरबाज को पूरी रिपोर्ट दी और कहा, इमरजेंसी खुफिया रास्ता में देख आया हूँ। मेरा ख्याल है अगर वहां रात के वक्त भी एक ही फौजी पहरे पर होगा तो जमीन दोस्त प्रोजेक्ट में दाखिल होना कोई मुश्किल बात नहीं है।
कमांडो शेरबाज इसके बावजूद सोच में पड़ गया। कहने लगा, इंडियन आर्मी और ख़ास तौर पर आर्मी इंटेलिजेंस वाले इतने अहमक नहीं है कि इतने अहम मिलिट्री प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी के मामले में इतने लापरवाह हो कि रात को भी सिर्फ एक ही फौजी वहाँ ड्यूटी दे रहा हो। तो फिर तुम्हारे ख्याल में वहाँ डोगरा रेजिमेंट का पूरा ब्रिगेड पहरा दे रहा होगा? भाई, एक संतरी तो नहीं, दो होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 की पार्टी होगी। हम इन पर काबू पाना जानते हैं। कमांडो शेरबाज कहने लगा, तुम यहीं बैठो, मैं कमांडो मजीद भट्ट को लेकर आता हूँ। कमांडो शेरबाज चला गया। कोई आधे घंटे बाद वापस आया तो इसके साथ एक गोरा चिट्टा खूबसूरत कश्मीरी नौजवान था। इसकी छोटी छोटी मूछें और शरई दाढ़ी थी जो इसे बड़ी खूबसूरत लग रही थी। माथे पर मेहराब का निशान था जिससे साबित होता था कि वो 5 वक्त का नमाजी है। सर के सियाह घुंघरी वाले बाल गर्दन तक बढ़े हुए थे। इसने पुराना लंबा गर्म कोट पहना हुआ था, गले में गलोबंद था। शेरबाज ने इसे मेरा तारुफ करवाया। कमांडो मजीद ने मुझे अस्सलाम वालेकुम कहकर मुझसे मुसाफा किया। शेरबाज बोला, मैंने मजीद भट्ट को सारी बात समझा दी है। हमारे मिशन के बारे में ये पहले से ही जानता था। पहले मेरा ख्याल था कि यहाँ रहकर हमारी वापसी का इंतजार करेगा, मगर अब यह भी हमारे साथ जाएगा। कमांडो मजीद भट्ट भी हमारे पास बैठ गया। समावार गरम गरम चाय से भी भरा हुआ था। शेरबाज ने प्यालियों में चाय डालकर हमें दी। कमांडो मजीद भट्ट ने मुझसे दरियाफ्त किया, क्या टीले के ऊपर कोई मशीन गन पोस्ट भी है? मैंने याद करके कहा, जहाँ तक मैं देख सका हूँ मुझे वहाँ कोई मशीन गन पोस्ट नजर नहीं आई। कमांडो मजीद भट्ट ने शेरबाज से मुखातिब होकर कहा, शेरबाज, मुझे यकीन है कि वहाँ 2 नहीं तो 1 मशीन गन पोस्ट ज़रूर होगी। इंडियन आर्मी इतने अहम प्रोजेक्ट से इतनी लापरवाह नहीं हो सकती कि वहाँ सिर्फ एक फौजी पहरा दे रहा हो। कमांडो शेरबाज कहने लगा, तो कोई बात नहीं, हम मशीन गन पोस्ट का भी खोज लगा लेगा। मैंने कहा, साथियों, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम एक दिन या एक रात में मशीन गन पोस्ट का खोज लगाने में वक्त ज़ाया करें। मैं चाहता हूं कि मेजर अर्जुन सिंह के वापस आने से पहले हम अपने दोनों कमांडो ऑपरेशन मुकम्मल कर लें, यानी अपने साथी मुजाहिदों को भी अंडरग्राउंड टॉर्चर सेल से निकाल लें और इसके फौरन बाद इस हसाबी गैस के प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल तौर पर तबाह करके नकारा बना दें। कमांडो मुजाहिद भी हमारी तरह दिलेर और निडर कश्मीरी मुजाहिद था। कहने लगा, ठीक है, हम अल्लाह का नाम लेकर आज रात निकल पड़ते हैं। वहां जाकर मशीन गन पोस्ट का भी सुराग लगा लेंगे। सुराग लगाने की जरूरत नहीं है, हम इतनी एहतियात से इमरजेंसी दरवाजे तक जाएंगे कि गन पोस्ट वाले को और वहां पर पहरा देते डोगरा फौजियों को एहसास तक भी नहीं होगा। यही मैं भी चाहता हूँ। मैंने फौरन कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है शेरबाज खान? कमांडो शेरबाज बोला, मुझे क्या एतराज हो सकता है, और हमें कौन सी कोई पूरी कमांडो प्लाटून को तैयार करना है। एक मैं, एक तुम और एक मजीद भट्ट ही तो होंगे। यही हमारी कमांडो पार्टी है। इससे ज्यादा आदमियों को वहां रात के वक्त जाना भी मुनासिब नहीं है। आज रात को अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़ते हैं। कमांडो मजीद भट्ट ने बड़े जज्बे के साथ मगर धीमी आवाज में कहा, या अली मौलिया मुश्किल कुशा, और दोनों हाथ चेहरे पर फेरने लगा। मैंने कमांडो शेरबाज से पूछा, हम तुम्हारे ख्याल में कितना और किसी किस्म का असरा साथ ले जा सकते हैं या ले जाना होगा? शेरबाज खान गौर कर रहा था। कहने लगा, हमारा ये कमांडो ऑपरेशन खामोश कमांडो ऑपरेशन होगा। हमें वहाँ ना तो कोई धमाका करना होगा, ना ओपन फायर करने की ज़रूरत होगी। हम अपने साथ सलेंसर वाले शॉट गन ले जा सकेंगे। हमें हैंड ग्रेनेड भी साथ नहीं ले जाने होंगे। अलबत्ता बड़े कमांडो चाकू हमारे पास ज़रूर होंगे। दुश्मन को ओपन साइट में लाकर इस पर वार नहीं करना होगा, बल्कि अचानक शेर की तरह दबोच कर इसकी शहरत चाकू से काट देनी होगी। और आप लोग तो तरबियत याफ्ता कमांडो तो हैं ही। आपको मालूम है कि जब दुश्मन की शहरत पर चाकू फिर जाता है तो इसे फौरन अपने से अलग कर दिया जाता है, ताकि इसकी शहरत से खून का जो फौरा निकलेगा वो खून हमारे ऊपर ना पड़े, और ये काम 1 सेकंड से भी कम वक्फे में मुकम्मल हो जाना चाहिए। इस कमांडो ऑपरेशन पर हमें सिर्फ चाकू और शॉट गनों की ही ज़रूरत होगी। अलबत्ता इसके बाद जब हम प्रोजेक्ट को धमाके से उड़ा देने के मिशन पर जाएंगे तो हमें हर किस्म के असले की ज़रूरत होगी। यहाँ कमांडो मजीद भट्ट ने एक बड़े अहम नुक्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका मतलब है कि हमें 2 अलग अलग मिशन पर जाना होगा। यानी एक कमांडो ऑपरेशन अपने साथी मुजाहिदों को दुश्मन के टॉर्चर सेल से आज़ाद कराने के लिए होगा और दूसरा कमांडो एक्शन खुफिया प्रोजेक्ट को तबाह करने के लिए होगा। आपका क्या ख्याल है कि हमारे पहले मिशन की कामयाबी के बाद इंडियन आर्मी होशियार नहीं हो जाएगी? वो यकीनन वहाँ की सिक्योरिटी सख्त कर देगी, बल्कि बहुत मुमकिन है कि वहाँ पूरी कमांडो फोर्स आकर बैठ जाए। ऐसी सूरत में हमारे लिए दूसरी बार अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में दाखिल होकर इसे तबाह बर्बाद करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। ये नुकता ऐसा था कि जिस पर हम सब सोच में पड़ गए। कमांडो मजीद भट्ट ने बड़े अहम पॉइंट की तरफ इशारा किया था। इस बारे में हमने सोचा भी नहीं था। शेरबाज खान ने इससे पूछा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें अपने पहले कमांडो मिशन में ही दोनों काम कर देने चाहिए? यानी हम दोनों वहां अपने साथियों को भी निकाल लाएं और वहां ठिकानों को धमाके से उड़ा भी दें। कमांडो मुजाहिद बोला, यही मैं चाहता हूँ, मेरा ख्याल में भी यही होना चाहिए। दूसरी बार हमारे लिए वहाँ मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। जब अंडरग्राउंड टॉर्चर सेल से हमारे साथी रातों रात फरार हो जाएंगे तो इंडियन आर्मी वहाँ सिक्योरिटी पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। वो तो आसपास की पहाड़ी टीलों को 1-1 इंच पर बारूदी सिरंगे बिछा देगी
और फौज का पूरा ब्रिगेड वहां हिफाजत के लिए डिप्लॉय कर दिया जाएगा। हम खामोशी से गौर करने लगे। मैंने कमांडो शेरबाज की तरफ देखा। वो बोला, कमांडो मुजाहिद का ख्याल दुरुस्त है, हमें दोनों मिशन एक ही कमांडो ऑपरेशन में मुकम्मल करने होंगे। यही फैसला हो गया। शेरबाज बोला, हम आज रात नहीं निकल सकते, हमें इस कमांडो ऑपरेशन के लिए पूरा इंतजाम करना होगा। फिर इसने मेरी तरफ देखा और कहा, कमांडो इस ऑपरेशन के लिए तुम हमें गाइड करोगे, क्योंकि तुम इस अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में मेजर अर्जुन सिंह के हमरा भी जा चुके हो। तुमने इस प्रोजेक्ट की सुरंग, हाल, कमरे, मेहराबी, दरवाजों और कोठरियों को देखा हुआ है। मैंने कहा, अगरचे मैं ज़्यादा तफसील के साथ इस प्रोजेक्ट का जायजा नहीं ले सका, लेकिन जितना कुछ मैंने देखा है मेरे ख्याल के मुताबिक इसे तबाह करने के लिए काफ़ी है। कमांडो मुजाहिद ने कहा, सुबहान अल्लाह, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले इमरजेंसी दरवाजे से अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में दाखिल होते ही सबसे पहले दोनों या तीनों कोठरियों में से अपने 4 मुजाहिद साथियों और 3 मुजाहिद खवातीन को निकाल कर इन्हें वहां से फरार कराना होगा। मैंने पूछा, क्या इन मुजाहिद मर्द और औरतों के साथ हमारे किसी आदमी का जाना जरूरी तो नहीं होगा? शेरबाज खान बोला, बिल्कुल नहीं। इसकी वजह यह है कि हमारे चारों मुजाहिद कमांडो हैं। वो खुद बाकी खवातीन को भी अपने साथ पहाड़ी टीलों से निकाल कर रात की तारीकी में अपनी खुफिया कमीगाह तक पहुंच जाएंगे। मैंने कहा, इससे हमारे असल कमांडो ऑपरेशन में रुकावट तो नहीं पड़ेगी? शेरबाज ने कहा, इसकी ये शर्त है कि हमारे पहले मिशन की तकमील तक वहाँ किसी को कानो कान खबर ना हो। हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। कमांडो मुजाहिद भट्ट ने सीने पर हाथ रखकर कहा, ख्वाह इसके लिए हमें अपनी जान से क्यों ना गुजरना पड़े। अब कमांडो शेरबाज खान ने एक अहम पॉइंट की तरफ इशारा करते हुए मुझसे पूछा, तुम साधु बनकर जब प्रोजेक्ट इंचार्ज मेजर अर्जुन सिंह के साथ जमीन दोस्त तहखाने में गए थे तो वो तुम्हें सीधे रास्ते से लेकर गया था। इस रास्ते से तुम जिस सुरंग में दाखिल हुए थे वो कोठरियां इसी सुरंग में आगे जाकर आती हैं, जिनमें हमारे हुर्रियत परस्त मुजाहिद और 3 मुजाहिद खवातीन कैद हैं। लेकिन अब हमें प्रोजेक्ट के इमरजेंसी दरवाजे से दाखिल होना पड़ेगा। कोई पता नहीं कि ये इमरजेंसी राहदारी हमें कहाँ लेकर जाएगी। जरूरी नहीं कि ये हमें इसी सुरंग की तरफ ले जाए जहाँ हमारे मुजाहिदों की कोठरियां हों, क्योंकि हमें अपने साथियों को सबसे पहले वहां से निकालना होगा। इनके निकलने के बाद हम वहां धमाका खेज मवाद लगाएंगे। अब मैं सोच में पड़ गया। बात काफी गौरतलब थी, क्योंकि वो अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट काफी बड़ा था। इसमें कई कमरे होंगे। आखिर वहां जहरीली गैस तैयार हो रही थी या तैयार गैस के बम बनाए जा रहे थे। वहाँ लेबॉर्ट्री और स्टोर रूम भी होंगे। अगर इमरजेंसी राहदारी हमें किसी स्टोर या लेबॉर्ट्री की जानिब ले गई तो हम वहाँ भूल भुलैयों में फंस सकते हैं। शेरबाज खान ने भी इसी खदशे का इजहार किया। कमांडो मुजाहिद बोला, अल्लाह मालिक है, हम इस्लाम की सरबुलंदी के मिशन पर जा रहे हैं। खुदा हमारी मदद करेगा। मौला अली हमारी राह देखेंगे, ये मेरा यकीन है। हमारा एक बार अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में दाखिल होना जरूरी है। आगे हम अपना टारगेट तलाश कर लेंगे। आखिर यही फैसला हुआ कि हमें कमांडो ऑपरेशन पर निकल पड़ना चाहिए। आगे जो होगा हम अपनी अकल, अपनी फहम के मुताबिक सोचेंगे और एक्शन करते चले जाएंगे। इस बात का हमें यकीन था कि हम नाकाम वापस नहीं आएंगे। अपने मिशन को मुकम्मल बल्कि कामयाब करके ही रहेंगे, ख्वाह हम में से कोई भी वापस ना आए। जब कमांडो ऑपरेशन का मंसूबा तय हो गया तो हमने इसी लम्हे से अपने मिशन की तैयारियां शुरू कर दी। हम वहां से सीधे समत भट्ट के ठिकाने पर गए। वो हमें एक और जगह पर ले गया जहां हर किस्म का असला और धमाका खेज मवाद मौजूद था। समत भट्ट और मुजाहिद भट्ट इस काम के बड़े माहिर थे। इन्होंने ज़रूरत की सारी चीज़ें वहां से ले ली और अपने खुफिया ठिकाने पर धमाका खेज टिकों की तैयारियों के लिए चल दिए। मैं और शेरबाज खान अपने ठिकाने पर आ गए। आधी रात तक हम अपने कमांडो मिशन के बारे में गौर करते रहे। इसी तमाम कमजोरियों और तमाम पहलुओं पर गौर किया। पहला ख्याल था कि समत भट्ट इस ऑपरेशन में हमारे साथ जाएगा, मगर अब यह फैसला हुआ कि समत भट्ट हमारे लिए ज़रूरी धमाका खेज मवाद तैयार करेगा और पीछे रहेगा। इस मिशन पर मैं, कमांडो शेरबाज खान और कमांडो मुजाहिद भट्ट जाएंगे। दूसरा दिन भी तैयारियों में गुजर गया। कमांडो ऑपरेशन का वक्त इसी दिन रात के 12 बजे तय हुआ था। रात के 10 बजे हम चारों कमांडो साथी तहखाने वाली कमीगाह में पहुंच गए थे, जो हमारे टारगेट से ज़्यादा दूर नहीं थी। मौसमी पेशगोई के मुताबिक इस रात को किसी भी वक्त बर्फ गिरना शुरू हो सकती थी। तमाम ज़रूरी सामान हम अपने साथ ही ले आए थे। हमारे पास सलेंसर वाली शॉट गन्स थी। सलेंसर वाले पिस्तौल और रिवाल्वरों से शॉट गनें ज़्यादा ठीक निशाना लेती हैं। इनकी गोलियां भी ज़्यादा हलाकत खेज होती हैं।